नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे भारत और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील की। यह वो ट्रेड डील है जिस पर सभी की निगाहें थीं। यह वो ट्रेड डील है जो कई बार अटकते आखिरकार पूरी हो गई। इस ट्रेड डील के पूरा होने पर यूं तो हर तरफ खुशी की लहर होनी थी, लेकिन सवालों की बौछार हो रही है। सवालों की बौछार इसलिए हो रही है क्योंकि इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों ने इसे लेकर के स्पष्ट स्थिति करने की कोशिश की, पर विपक्ष बहुत गंभीर और बड़े सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या इस ट्रेड डील के जरिए भारत के कुछ हितों को गिरवी रख दिया गया है। विपक्ष यह भी कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि हम 500 बिलियन डॉलर का वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या यह बात सही है? विपक्ष यह भी कह रहा है कि वहां से बहुत सारे माल को 0% पर अमेरिका से इंडिया में लाया जाएगा और बेचा जाएगा। क्या यह सही है? और सबसे बड़े सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो डेयरी उद्योग और कृषि सेक्टर को लेकर के हैं। क्या एग्री सेक्टर में भारत ने अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज किया है? यह सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि हमने डेयरी और कृषि और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे हैं इस डील में। लेकिन विपक्ष को यह बात अभी हजम नहीं हो रही। तो क्या वाकई में इस डील में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सियासी जो सवाल हैं वो उठने लाजमी हैं, उठने भी चाहिए? या फिर आपको लगता है कि यह बहुत अच्छी डील है? जनता के बीच क्या मैसेज गया है और सरकार को क्या इसे विन विन की तरह दिखाना चाहिए, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि शायद हमने अपने हित कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में जानकारी दी और कहा कि चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर डेयरी उद्योग, हमने इसके हित प्रभावित रखे हैं और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उधर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। दोनों ने क्या कहा है, आज जरा सबसे पहले ये सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। और आइए अब सुनते हैं कि इसे लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह की सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर हमलावर हैं, सुनिए। देश की विदेश नीति की आलोचना की जा सकती है, देश की विदेश नीति की प्रशंसा की जा सकती है। ये जो निर्णय हुआ है ये व्यापारीगत निर्णय है, इसमें ट्रंप की प्रशंसा करने का तो कोई कारण भी नहीं बनता है। ट्रंप ने दबाव डाल करके ये डील कराई है, हमने शरणागत होकर के ये डील करी है। अपना सम्मान खो देंगे। अगर कोई ट्रंप को इस मामले में बधाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर भारत के आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है। भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत मजबूत देश है। भारत जिसके साथ उचित समझेगा उसके साथ डील करेगा। भारत के हितों को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर रखना चाहिए और उनके हितों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कि सबसे पहले तो ये जो ट्रेड डील है ये भारत और अमेरिका के बीच हुई है, ये कोई भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है। और ऐसे राष्ट्र के हित के विषयों पर भी कांग्रेस अपनी दलगत राजनीति से बाहर नहीं आती, ये बहुत निंदनीय है, बहुत चिंताजनक है। मोदी सरकार
सदैव उनको सर्वोपरि रखती है और कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाती है, बिना आंकड़ों को देखे समझे परखे कुछ नहीं करती। इसलिए कांग्रेस को इस तरीके की बदजुबानी से बाज आना चाहिए। ये जो ट्रेड डील है ये दोनों देशों के लिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों के लिए खुशहाली का विषय। और उधर किसान संगठनों का क्या कहना है, आपको प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है अनिल यादव, उनका बयान सुनाते हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं, किसान किस तरह से देख रहे हैं इस ट्रेड डील को, सुनिए। 2014 से किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो ये किसी पार्टी का नहीं, एक ये उम्मीद लगाई थी भारतीय जनता पार्टी से, किसानों ने, आम जनता ने, कि आके कुछ बड़ा होगा, लेकिन ये तो विदेशी हाथों से कठपुतली बने घूम रहे हैं। क्या होगा उनको, क्या कैसे आय बढ़ेगी, कैसे उनको बिजनेस मिलेगा, तो ये तरफ सोचने की वजह किसानों के तरफ बल्कि उनका नकारात्मक रुझान सामने आया। ये ट्रेड डील नहीं हुई है, ये किसानों को बेचा गया है। और अब सुनते हैं किसानों का क्या कहना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसान क्या समझते हैं इस डील को लेकर, जरा सुनिए। से निवेदन करते हैं कि इस डील को कैंसिल करिए, अन्यथा समस्त भारत के अंदर किसानों द्वारा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। ये हमारे भारत देश की सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे देश के किसानों के संग इतना अन्याय क्यों हो रहा है। वो वहाँ की सरकार, अमेरिका की सरकार और किसानों के लिए हित तो सोचती है, और हमारे देश की सरकार, इंडिया के, भारत देश के किसानों के साथ कोई भी हित नहीं सोची। और खनिज, कुछ पेट्रोकेमिकल्स है, कुछ और इसके अलावा कुछ और उत्पाद हैं, इनके ऊपर व्यापार जो चलेगा, इससे भारत को होगा लाभ। छोटा किसानों, भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि छोटे किसानों को इससे कोई लाभ होगा। इससे जो विदेशी किसान हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उनको इससे ज़्यादा लाभ होगा। ट्रेड डील होती है तो 50% से घटाकर 18% कर दिया जाता है। किसान होने के नाते मैं एक बात ये विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि कृषि उत्पादों को इस ट्रेड डील से बहुत फायदा होगा। और आइए अब देखते हैं क्या सवाल है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, बहुत सिंपल है। सवाल जो उठे हैं इस ट्रेड डील से, भारत अमेरिका में हो गई ट्रेड डील, विपक्ष को क्यों नहीं हो रहा अच्छा फील। कांग्रेस बोली किसानों के साथ धोखाधड़ी, विदेशी कृषि उत्पाद थोपने की तैयारी। बीजेपी बोली कांग्रेस कर रही देश को गुमराह, ट्रेड डील से आसान होगी विकास की राह। ट्रंप से टैरिफ वॉर में जीत या हार, विदेश नीति और किसान हित पर कांग्रेस का वार। सीधे सवाल कांग्रेस उठा रही है। आइए सीधे रुक करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है सिंहदेव जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। टीएस सिंहदेव साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस ट्रेड डील को लेकर आप क्या कह रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से आशंका जता रही है, डेयरी और एग्री सेक्टर, क्या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम वहां पर? पहले आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम। जहां तक ट्रेड डील है, इसमें फील गुड फैक्टर सरकार या सत्तारूढ़ दल किस बाबत बता रही है कि टैरिफ पहुंचा दिया था ट्रंप साहब ने 50%, पहले 25% किया, फिर रशिया से आप ऑयल खरीदते रहोगे तो 25% और कर दिया, 50% कर दिया। अब 50% करने के बाद 11 महीने तक 50% का दर रहता है। अब उनने कहा कि 18% कर दिया। साथ में यह बताया जा रहा है कि अन्य देशों में भारत की तुलना में पड़ोस के देश हैं, अन्य देश हैं, इनकी तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत में 18% हम ट्रेड डील ले आए, टैरिफ हमने अमेरिका को सहमत करा लिया, जबकि दूसरे देश में कहीं 20% है, कहीं उससे ज्यादा है। इसमें गुमराह कहां से होते हैं या अन्य बातें कहां से उठती हैं, उसको अगर बिंदुवार या जो बात ध्यान में आती है उस हिसाब से मैं रखने की कोशिश करूं जी, तो बात प्रारंभ कहां से होती है। ट्रंप साहब का दखल ट्विटर में, ट्रंप साहब जिस तरीके से और विशेष करके
ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से ट्रंप साहब बयान देने लग गए हैं ऑनलाइन ट्विटर पे, और सारे फैसलों का मान लो कि मार्ग निर्देशन वही कर रहे हैं, डायरेक्शन वही कर रहे हैं। अन्य देश जूनियर पार्टनर के रूप में सामने आ गया है, अब उनकी भूमिका वो नहीं रह गई। वो वेनेजुएला में जाके वहां के राष्ट्रपति को अगवा करके ले आते हैं, और ना जाने कितनी परिस्थितियां, कभी कहेंगे कि हम कनाडा अब अमेरिका का 51वां राज्य हो गया, कभी कहेंगे कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। अब ये ट्रंप साहब के तरफ से बयान आता है कि बहुत अच्छा फैसला हमने किया और मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और काम करना जानते हैं इत्यादि, और वो हमने काम करके दिखाया। साथ में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो कृषि से जुड़ी हुई जो मंत्री हैं वहां की, ये सबसे ज्यादा खुश हो रही कि अमेरिका के किसानों को इतना बड़ा मार्केट मिल गया है, और 1 बिलियन 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं वो मार्केट हमारे लिए अब खुल गया है, तो अमेरिका के किसानों की बहुत बेहतरी अब होगी। ये बयान वहां से आ रहे हैं। शंका की बातें कहां से आती हैं कि सरकार कहती है कि हमने तो बगल के देशों की तुलना में बड़ी अच्छी डील भारत के लिए कर ली, 18%। अब जो 50% का टैरिफ लगा था, चाहे फार्मास्यूटिकल्स पे, टेक्सटाइल्स पे, अन्य जो उत्पाद यहां से बाहर जाते थे उनके ऊपर, ये हमने 18% पे ले आया, तो इन उद्योगों को और इसमें काम करने वालों को लाभ अब मिलने लगेगा, इनकी फैक्ट्रियां चलने लगेगी, इनका कामकाज चलने लगेगा। लेकिन इस बात को छुपा देते हैं कि ये देश जहां पर 20% का टैक्स लगा हुआ है या 18% का भारत के समकक्ष टैक्स लगा हुआ है, वहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उनको 5% की छूट है। हम 18% पे हैं, 20% वाले 15% पे हैं, 18% वाले 13% पे हैं, तो हम उनसे बेहतर नहीं है। तो ये शंका होती है कि ये तो मार्केटिंग हो रही है। देश के नागरिकों को, हम लोग को क्या पता कि ट्रेड डील में क्या है। आपने मेरा परिचय दिया, जिम्मेदारी के पद पे मैंने काम किया, लेकिन मुझे जीरो जानकारी है। मुझे जानकारी कहां से आएगी? मैं आपका चैनल देखूंगा, आपके चैनल का विश्लेषण देखूंगा, आप विश्लेषण में ये प्रस्तुत करेंगे कि भारत का 18% हो गया, पड़ोसी देश में 20% है, लेकिन वहां एफटीए है, वो इफेक्टिव रेट उनका 15% है। 18% है, इफेक्टिव रेट वहां पर 13% है। तो निश्चित रूप से शंका चालू हो जाती है कि ये तो हमको पूरी बात नहीं बताई जा रही। अब इसके आगे की जो बातों को आप लीजिए कि ट्रेड डील में बाकी चीजें क्या हो रही जी। 6-7 बड़े प्रोडक्ट्स को सामने रखा गया है और कहा गया है कि ये अमेरिका से प्रोडक्ट्स आएंगे और इन पे 0% टैरिफ इंडिया लगाएगी, 0%। और उसमें एक प्रमुख विषय जो आपने भी अभी उठाया प्रारंभ में, कृषि और कृषि के उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स इत्यादि। मैं कल ही एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो सही हो गलत हो मैं नहीं कह सकता, पर ये आपने कहा कि शंका क्यों हो रही है। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनका वो पॉडकास्ट था, और उनने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, उनने कहा कि एक साल में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके 1,03,000 करोड़ का भारत के किसानों को नुकसान होने वाला है। 1,03,000, मेरे सोच के परे की बात है ये। पर ये आप जैसे चैनल या आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, माने हम मानते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये जानकारियां देश के साथ साझा कर रहे हैं और वो हमको ये जानकारी दे रहे हैं। साथ में ट्रंप साहब अपने उस बयान में जिसमें ट्रेड डील के बारे में कहते हैं कि देश राजी हो गया है रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदने के लिए। यानी हमारे देश की नीति को निर्धारित कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और रूस जो हमारा सबसे समझिए कि विश्वस्त साथी दशकों से रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पे, जिससे हमारा न जाने कितना ट्रेड है, मिसाइलों में ट्रेड है, हवाई जहाजों में ट्रेड है, अन्य वस्तुओं में ट्रेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड है, सस्ते में हम जहां से खरीद रहे हैं। और ट्रंप साहब अब खुले तौर पे ट्वीट में ये कहते हैं कि अब अमेरिका से और वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। रशिया के रेट पे नहीं कह रहे, वो कह रहे खरीदेगा। यानी वो डिक्टेट कर रहे हैं हमारे देश को। तो निश्चित रूप से एक नागरिक के रूप में, कांग्रेस का बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है, एक नागरिक के रूप में मेरे को अत्यंत चिंताएं होंगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक, और ये कारण है, ये प्रमुख कारण है
कि अगर आप दूसरे देश से, अभी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जीरो टैरिफ लगा के सामान बुलाते हैं, तो आपके यहाँ जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा था, क्या बाहर से आने वाली वस्तुएं हमारे यहाँ उत्पाद होने वाली वस्तुओं से सस्ती होंगी या जीरो टैरिफ लगाने के बाद भी महंगी होंगी? तो हमारे सस्ते प्रोडक्ट को फिर भी देश में उपभोक्ता हैं जो कि लेंगे। आज चाइना से सामान बन के आता है, बहुत सस्ता सस्ता सामान बन के आता है, मेड इन इंडिया हमारा वहां मार खाता है। यहां तक कि त्योहारों में, गणतंत्र दिवस पे हमारा स्वतंत्रता दिवस में हम लाइटिंग इत्यादि लगाते हैं, मैक्सिमम आप देखिए कि चाइना का सामान आ रहा है, चाइना का सामान लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये महंगा बन रहा है वहां की तुलना से। ठीक है सर। तो अब जो अमेरिका से आएगा वो सस्ता आएगा कि महंगा आएगा, ये कोई नहीं कह रहा। ठीक, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, कम हो गया, इत्यादि इत्यादि। एक तरफ 18%, दूसरी तरफ 0%। तो 0% की कहानी क्या होगी? ठीक है, तो टीएस सिंहदेव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, जो बता रहे थे कि कांग्रेस की चिंताएं किन किन बिंदुओं पर हैं। अब इस डिबेट में बाकी गेस्ट भी मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। मेरे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभय नारायण राय साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज नरेश सिरोही जी हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष और किसानों के हित में हमेशा आवाज उठाने वाले। सिरोही जी, बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल प्रसाद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। सबसे पहले अब मैं इस पूरे मामले को लेकर के नरेश जी आपके पास आता हूं। देखिए, चिंताएं बहुत बड़ी हैं और हालांकि पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हमने डेयरी और कृषि क्षेत्र में किसानों का हित जो है उसे संरक्षित रखा है, स्पेसिफिकली वो बोले हैं, पर फिर भी लोगों के मन से संशय खत्म नहीं हो रहा है। क्या वजह है इसकी कि सरकार को स्पष्ट आकर के बोलने के बाद भी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर प्रेस से मुखातिब होते हुए भी, उसके बाद भी लोगों के मन में सवाल हैं, और क्या ये रहने चाहिए, लाजमी है ये सवाल? क्या नहीं, देखिए, ये जब तक जो डील हुई है उसका डिटेल नहीं आता है तब तक शंका होना स्वाभाविक है जी। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि 1995 में WTO पे साइन हुए थे जी। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, 10 साल फिर कांग्रेस की सरकार रही जिन्होंने ये WTO पे साइन किए थे। उसके बाद से भाजपा की सरकार है। मेरा मानना यह है कि किसी भी सरकार ने किसानों के हित को लेके अनदेखी नहीं की है, और खासकर जो कृषि क्षेत्र है उसमें कृषि भारत के लिए व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत हो कि वो किसानों के हित को अनदेखा कर सके। और खासकर डेयरी जो सेक्टर है वो तो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि भारत का जो छोटा किसान है लगभग वो 85% है, और उसका 70% से ऊपर किसान जो छोटा पशुपालक है, 1-2 गाय भैंस पालता है और उससे अपनी जीविका चलाता है, तो उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। और खासकर इसमें एक और पेच है बड़ा कि जो अमेरिका का जो डेयरी सेक्टर है, वहां जो डेयरी सेक्टर है वो मीट के लिए है, वो दूध के उत्पादन के लिए नहीं है। और वो अपनी जो फीड देते हैं गायों को, उसमें चाहे ये पिगरी सेक्टर है चाहे वो स्लोटर हाउस है, उसमें वो जो फीड देते हैं उसमें वो नॉन वेज है। उनका जो बचा हुआ कचरा होता है उसको वो सुखा के, पीस के और उसमें फीड में मिलाते हैं ताकि मांस के उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी हो सके, प्रोटीन उन गायों को और उनको मिल सके। तो वो दूध यहाँ भारत में आएगा और कोई उसमें मुझे लगता नहीं है कि वो कोई ऐसी जरूरत कर पाएगा। दूसरी बात सबसे बड़ा ये है कि वहाँ जो मक्का है और सोयाबीन है वो GM पे आधारित है। वो GM सरसों है, वो GM वहाँ सरसों भी खैर GM है, और खासकर ये सोयाबीन और ये मक्का GM है। हमारे यहाँ GM पे प्रतिबंध है और GM को हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं होने देंगे, ऐसा सरकार का भी मानना है और यहाँ के देशों का देश के किसानों का भी ऐसा मानना है। तो ये दो ऐसा नहीं हो सकता है। छुटपुट की जो आइटम आएंगी उसमें खासकर ड्राई फ्रूट तो अभी भी बहुत आ रहा है, 28,000 करोड़ के करीब का देश इंपोर्ट कर रहा है ड्राई फ्रूट पे। तो जो आत्मनिर्भरता की बात है तो हमें ड्राई फ्रूट पे या दलहन तिलहन पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन जहां तक इंपोर्ट की बात है तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक इसका डिटेल ना आए
तब तक इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते और सरकार पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से शीतल प्रसाद जी आपके पास आता हूं। सर ये बताइए कि ये जो टैरिफ की बात कही जा रही है, इसको लेकर रशिया से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, ये घोषणा ट्रंप जी ने वहां पर कर दी। उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेंगे, $500 बिलियन का ट्रेड हम इन्वेस्ट वहां पर करेंगे, यानी वहां से हम सामान खरीदेंगे, जबकि हमारा अभी उनसे पूरी की पूरी ट्रेड जो एक साल का हमारा सालाना बजट होता वही $150-200 बिलियन के आसपास है। तो क्या ट्रंप जो हमेशा बोलते कुछ है होता कुछ है वैसा हो रहा है? लेकिन यहां पर सरकार ने जब जनता के सामने वो मुखातिब हुए तो उन्होंने कृषि और डेयरी उत्पादों पर कहा, रशिया पर वो चुप्पी साध गए, रशिया से ऑयल डील करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि $500 बिलियन का जो दावा किया जा रहा है क्या हम अमेरिका से उतना सामान खरीदने जा रहे हैं। तो क्या चिंताएं जो हैं वो विपक्ष की जो चिंताएं हैं वो सिर्फ सियासी नहीं है, उनका ठोस आधार है, या आपको लगता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी वेट करना चाहिए जैसा कि सिरोही जी कह रहे हैं? मेरी बहुत चीजें तो साफ साफ क्लियर हैं जी। मैं कृषि क्षेत्र में मौका देता हूं कि हाँ ये डील हो जाए तब हम समझें कि उसमें खोल तो निश्चित तौर पर रहे हैं। उनकी एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, वहां जो मंत्री, हमारे यहाँ जो कृषि मंत्री होते हैं वहां एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी होती हैं, उनका स्पेसिफिक बयान है इस बारे में डिटेल्ड। उनके यहाँ से उनकी सरकार के 4 प्रमुख स्तंभों के ऑफिशियल बयान उनके राष्ट्रपति समेत आए हैं। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है जो उसको एंडोर्स करता है कि डील हुई है। फिर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं, लेकिन उनमें चीजें अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं की हैं, जबकि उधर से हर चीज स्पष्ट उन्होंने की है अपनी ओर से। हाँ, उनके जो राजदूत हैं भारत में उन्होंने भी अपना बयान दिया है इसी संदर्भ में, जिसमें कम से कम 2-3 चीजें तो साफ है। एक कि हम रूस से तेल खरीदने वाले मामले पर उनकी बात मान गए हैं, उसका सबूत हमारे सामने है। 2024 में हम जितना तेल रूस से खरीद रहे थे उसमें और इस दिसंबर में, यानी 2024 के दिसंबर और 2025 के दिसंबर में 38% की कमी आ चुकी है। रूस से जो हम तेल खरीदते हैं ये हम रुपए के व्यापार में खरीदते हैं, इसमें हमें डॉलर नहीं देना पड़ता, हार्ड करेंसी नहीं देनी पड़ती। एक ये सुविधा हमें है, जो उसमें दाम कम है उसकी सुविधा अलग है। हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, प्राइवेट इंपोर्टर हैं, अंबानी साहब, उन्होंने तो ऑफिशियल बयान देके ही नवंबर में ही क्लियर कर दिया था ब्लूमबर्ग की स्टोरी में कि हमारे यहाँ से कोई नया ऑर्डर रूस के लिए नहीं है, और उन्होंने तो दिसंबर में 0 मंगाया है। तो निश्चित तौर पर जो ट्रंप चाह रहे हैं वैसा हम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये डील से पहले से ही कर रहे हैं। जो कृषि उत्पाद अभी हमारे देश में आते हैं उसमें करीब 33% की बढ़ोतरी वहां से भारत में आने वाला इससे पहले हो चुकी है। तो हम ये जरूर है कि मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी हूं कि कम से कम सोयाबीन हुआ, हमारा ये डेयरी सेक्टर हुआ, इस सब में हम सरकार से उम्मीद कम से कम ये रख रहे हैं कि वो इन सेक्टर्स में कोई हाथ पैर हमारे नहीं कटाएगी, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े किस्म के नुकसान होंगे। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि दबाव बहुत है, बहुत परेशानी है। और जो अब आप आते हैं ऑयल पे, जरा डिटेल आपको दे दें जो आपने पूछा है। भारत करीब $200 बिलियन का क्रूड ऑयल और एनर्जी खरीदता है दुनिया से। अमेरिका से हम पिछले वर्षों में हमने आयात बढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम कुल $9 बिलियन का आयात उससे कर रहे थे। अब इस सेक्टर में उसके दावे के अनुसार, और हम चूंकि रूस से घटा ही चुके हैं, घटाते जा रहे हैं, तो उसकी बात हम मान रहे हैं, इसका मतलब है तो यदि हम उधर की ओर शिफ्ट करते हैं तो एक तो हमें डॉलर में खरीदना पड़ेगा, दूसरे हमें वेनेजुएला से एक क्रूड खरीदना पड़ेगा जिसकी घोषणा उन्होंने की थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के जो भी कार्यकारी राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत का संदर्भ दिया था। तो इसलिए ये संकेत बिल्कुल मिल रहे हैं कि हमें जो अब एनर्जी हमारी है उसका एक जो हमारा सबसे बड़ा, मतलब हम करीब $950 बिलियन का सारी दुनिया से सामान खरीदते हैं, उसमें $200 बिलियन हम तेल की, ये एनर्जी की ही खरीद पर, क्रूड ऑयल की खरीद पर खर्च करते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा एरिया है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये हम
वापस दे रहे हैं अमेरिका को, कितनी बड़ी, जो वो $500 बिलियन का कह रहे हैं कि हम भारत हमसे माल खरीदेगा, भले ही वो कुछ सालों में हो, एक बार में हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो हम उनसे बहुत थोड़ा खरीद रहे थे, तो एकाएक 500 बिलियन का हम नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम 150-200 भी सालाना खरीदना शुरू करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि 80-90 बिलियन 100 बिलियन एनर्जी पर और तेल पर जाएगा, और जिसका फायदा उनको मिलेगा। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, ये बहुत इसलिए खतरनाक है कि देखिए, रूस से हमारे दूसरी तरह के रिश्ते थे। ये हम अपने, मतलब हम इतना बड़ा नुकसान अंतरराष्ट्रीय लेवल पर करने जा रहे हैं, कर लिया है हमने लगभग, कि डील जब भी आएगी, अगर हम रूस से, ये मतलब रूस से हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। और आप समझिए रूस हमारे लिए क्या रहा है, ये हमारा इतिहास जानता है। ठीक है। और रूस आज जहां है, अगर रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक साथ हो, ईरान और सारा पूरा पड़ोस, और हम सिर्फ अमेरिका के दोस्त हो, और अमेरिका जैसा दोस्त है वो आप दुनिया को देख रहे हैं, ट्रंप साहब दिखा रहे हैं, पूरे यूरोप को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, उनका ग्रीनलैंड वो कब्जा करने जा रहे हैं, भारत से भी कथित दोस्ती का उन्होंने हम पे 50% टैरिफ लगा दिया था। तो अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिस पर हम सारी बॉल्स उनके कोर्ट में डाल दें, लेकिन हम अब जो भी कर रहे हैं, पता नहीं, कर लेने दीजिए, सारे डिटेल्स आ जाएं, जो आए हैं वो अच्छा संकेत भारत के लिए मुझे तो नहीं लगता। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से अब इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर आहलूवालिया जी, देखिए, कहा जा रहा है कि रशिया जैसे ऑल वेदर फ्रेंड को हम डिच कर रहे हैं, दूसरा हम अपने कृषि सेक्टर को खोल रहे हैं। बार बार ये बात अमेरिकी, चाहे वो वहां के सेक्रेटरी हों या खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हों, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो लिख रहे हैं इस चीज़ को, सोशल पर लिख रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारी तरफ से ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा रही। हमने हित प्रभावित रखे हैं, मार्केट तो खोला है। अब मार्केट खोला है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। दलहन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था, पहले हमने बंद किया था, फिर कुछ समय के लिए दलहन का इंपोर्ट खोल दिया था। अमेरिका से आने वाले दलहन का जो प्रोडक्ट थे वो हमारे यहां आ रहे थे। फिर जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे थे तो केंद्र सरकार ने वो इंपोर्ट का बैन जो था वो उसको फिर से एग्जीक्यूट कर दिया था, उसे फिर से लागू कर दिया था। क्या अब वो दलहन का इंपोर्ट होगा? सोया की जो बात कर रहे थे सिरोही जी या शीतल प्रसाद सिंह जी जो बात कर रहे हैं, वो चिंताएं क्या बढ़ेंगी? स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही? और अगर हमने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का कोई वादा किया है, जिसे बार बार चीख चीख करके वो लोग कह रहे हैं, तो हमारी तरफ से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। रशिया से हमने क्या ट्रेड डील, हमारे ऑयल खरीदना पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सारी चीजें अमेरिका से ही पता चलेंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और साथीगण जो इस डिबेट में हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, मैं सबको सुन रही हूँ बहुत धैर्यपूर्वक। तो सबसे पहले मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, इनके बयान, इनके वक्तव्यों के आधार पर हम अपनी जो भी आगे की जो रणनीति इस देश की हो रही है, हम उस पर विश्वास करेंगे। दूसरी चीज, मैं पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुन रही थी जो छत्तीसगढ़ से जिन्होंने ज्वाइन किया था, और उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू, लगभग 5-6 महीने पहले का इंटरव्यू, जिसमें एक भाषण दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हार इसलिए होती है क्योंकि सरकार जो दल है, जो राजनीतिक दल है, उसने जनता का विश्वास खोया, और यही कांग्रेस के साथ बार बार होता है। स्पेक्युलेटिव पॉलिटिक्स, तो बिना कोई आधार के, बिना कोई पुष्टि के, बिना कोई तथ्यात्मक जानकारी के स्पेक्युलेटिव पॉलिटिक्स के साथ अपनी रोटियां सेकना। पहली बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और साफ किया है, नेशन फर्स्ट, फार्मर्स फर्स्ट। इसलिए जो हमारे कृषि का जो सेक्टर है, उसमें जितने एग्रीकल्चरल सेक्टर हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उस सेक्टर के लिए ये संवेदनशील है, उसका संरक्षण और संवर्धन दोनों के लिए ये प्रयत्नशील है। और हमने विगत के दिनों में जितनी भी हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं, चाहे वो यूएई के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मॉरिशस, जापान, यूके,
यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने जो फार्मर्स हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है और उसके साथ में जुड़ा हुआ डेयरी सेक्टर, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, उसको कैसे उसकी ग्रोथ सस्टेन करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं उसमें सुनिश्चित कदम उठाए हैं हमारी सरकार ने, और उसके ऊपर इनकी प्रतिबद्धता है। इसलिए स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स इस पर नहीं खेलनी चाहिए। ये देश की प्रगति और हमारे विकास का मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। मैं एक और चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भी है और संवेदनशील भी है कि 140 करोड़ की जनता का जो विश्वास है उसके ऊपर खरा उतरना है, और इसलिए जो भी कदम उठाएगी सरकार वो निश्चित रूप से इस देश, इस भारतवर्ष के हित में होंगे। मुझे लगता है वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पेक्युलेटिव पॉलिटिक्स। मैम, लेकिन स्पेकुलेशन लगाने का मौका क्यों दे रही है सरकार? आज पीएम मोदी को संसद में आकर के बात करनी थी, वो टल गया मैटर, और कल से आज तक कम से कम 200 ट्वीट और 200 बयान अमेरिका की तरफ से आ गए। लेकिन मुझे ये बताइए ना डॉक्टर वाणी, क्या वजह है कि हमारी तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही? वहां तो स्पष्ट कर दिया कि हमने कृषि क्षेत्र सेक्टर खुलवा लिया है, उन्होंने बता दिया इतने अरब डॉलर का हमारे यहां निवेश होने जा रहा है, उन्होंने बता दिया हमने कृषि सेक्टर के लिए बड़ा काम कर लिया है, उन्होंने ये भी बता दिया कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा। यहां से भी तो कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो स्पेकुलेशन तो लगेंगे ना। देखिए, ना तो भारत की सरकार कमजोर है, ना भारत की सरकार किसी के हाथों कठपुतली के तौर पर काम करती है। मोदी सरकार सक्षम भी है, संवेदनशील भी है और शेर के जैसे दहाड़ना भी जानती है। इसलिए मैं बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह दूं कि जब तक ये पूरी ट्रेड डील पूरी हमको आयन आउट नहीं होती, उसके जो मुद्दे हैं, उसकी क्लॉजेज हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो विषय हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं रखे जाते, तब तक के हमको। ठीक है मैम, बिल्कुल। मैं जल्दी से अभय नारायण राय साहब को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। अभय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति अभी क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, इस पर बहस हो सकती है कि भाई क्यों लेट कर रहे हैं, पर मंशा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी। जो बड़ी चिंताएं थी आपकी डेयरी और कृषि सेक्टर, उसको लेकर कहा है कि किसानों के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, उनके हितों को सुरक्षित रखा गया है। फिर कांग्रेस क्यों वेट नहीं कर रही है, ये सवाल है। वाणी जी, आऊंगा आपके पास। कांग्रेस भी वेट कर रही है, देश भी वेट कर रहा है जी। सवाल यह है कि चाहे पाकिस्तान से युद्ध रोकने का मामला हो तो ट्रंप साहब जानकारी देंगे, भारत उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा। डील नहीं हो रही थी तब ट्रंप साहब ने कहा कि आप रूस से तेल खरीदेंगे तो हम 25% आपके ऊपर दंड लगाएंगे, 25% एक्स्ट्रा करके 50% टैरिफ कर दी गई। और जब डील हुई तो उसकी जानकारी भी ट्रंप साहब के ट्वीट से आई। तो यही तो कांग्रेस पूछ रही है कि इस देश को मोदी जी चला रहे हैं, जो मजबूत नेता हैं, मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका 56 इंच का सीना है, जो हर काम में पहले बोलते हैं, रुपया बंद करना हो, नोटबंदी करनी हो तो पहले बोलेंगे, घोषणा करना हो तो पहले आएंगे। इस घोषणा को ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं? चलिए, ट्रंप साहब ने कर दिया और आपने हाँ कर दिया, और आप मोदी जी का ट्वीट है और ट्रंप साहब का ट्वीट है। तो आज जब संसद में इस पर मांग हो रही थी तो मोदी जी को तो आज स्पष्ट कर देना था। आप एनडीए में जाके जश्न मना रहे हैं, आप माला पहन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है। जश्न किस बात पे? आपके वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि कृषि क्षेत्र नहीं रहेगा, लेकिन ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि रहेगा। वहां के कृषि क्षेत्र में खुशियां मनाई गई, वहां के बयान आए मंत्रियों के, अमेरिका के लोगों के, कि उनके किसान के उत्पाद अब भारत जाएंगे। दूसरी बात, जो 18% है और हम उनके ऊपर 0% लगाएंगे, ये कौन सी हमारी मजबूरी थी, क्या समानता थी? जो आज 30% से ऊपर था, ठीक, कम से कम 30 था या उससे ऊपर 100% तक था, उस पे हम 0% पे। तो यही तो राहुल जी पूछ रहे हैं, यही तो देश पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या अडानी जी की मजबूरी है? क्या वो फाइल की मजबूरी है? बंद कमरे में कौन सी डील हो रही है ना? अभय नारायण राय जी, मैं स्पष्ट पूछ ही लेता हूं आपसे। राय साहब, एक बात बताइए, अगर ये ही डील करनी होती तो मोदी जी पहले कर लेते। इतना
दिन इंतजार करने के बाद वो डील कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हम नहीं झुकेंगे, तो अगर उनको डील ही करनी होती तो पहले कर लेते, पहले भी अपने हित साध सकते थे। अब ऐसा क्या आपको लग रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो गई है भारतीय जो सोवरेनिटी है वो? आप देख लीजिए समय फाइल आने के बाद क्या है, आप देख लीजिए अडानी के मामले के बाद क्या है। और अगर डील करना ही आज भी, तो मोदी जी क्यों नहीं डिक्लेयर किया पहले? ठीक है। भारत क्यों नहीं पहले डिक्लेयर किया? ठीक है। हर चीज की घोषणा ट्रम्प क्यों करेंगे? ठीक है, और चलिए। रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे ये शर्त रख रहे हैं। और अभी तो मैं आंकड़े सुन रहा था, जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आंकड़े दे रहे हैं कि डील बंद कर दी गई। ठीक है। तो रसिया से एक झटके में अलग हो जाएंगे। क्या हम अमेरिकी प्लस देते रहेंगे? ठीक है। हमारे ऊपर अमेरिका कब्जा चलेगा और बाकी दुनिया का नाता तोड़ेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं आ जाता हूं वापस जल्दी से। खुशियां समाप्त नहीं हुई। ठीक है, वाणी जी आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं नरेश जी के पास वापस आता हूं, किसानों की बात करेंगे। नरेश जी देखिए, यहां पर चिंताएं तो बहुत लाजमी है। दाल को लेकर मैंने कहा, दलहन जो है अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया में एक्सपोर्ट करे। इंडिया ने हाल ही में बैन लगाया था, लेकिन वो हमने जवाब के तौर पर लगाया था कि आपने टैक्स बढ़ाए इसलिए हमने लगाया। अब जब वो टैक्स कम हो गए हैं तो ये हमारे ऊपर स्वयं जिम्मेदारी आ जाती कि उसे कम करें अगर हम इस डील पर अच्छे से बढ़ना चाहते हैं। पर मेरा बहुत छोटा सा सवाल है जो बहुत लॉजिकल है, जो एक आम आदमी को, लेमैन को समझ में आएगा। हमने हमारे ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा था? इस चीज को समझने की जरूरत है। वो लगा था क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे। अब रशिया से अगर हम ऑयल परचेज कर रहे थे इसलिए हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा था, और अब हमने ये डील कर ली कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, तो हटा कितना है? 25%। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, दर्शक बेहतर समझेंगे। पहले इस 50% टैरिफ से पहले कपड़ों पर लगता था 13.9%, डायमंड और ज्वेलरी पर लगता था, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, 2.1%, मैट्रेस फर्नीचर पर लगता था 2.3%, कॉपर एल्यूमिनियम स्टील पर लगता था 1.7%। अब कितना लग रहा है? 25%। ये 50% लगा इसलिए था कि हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं। अब हम उनसे डील भी बंद कर दी और हमारे ऊपर 25% का अतिरिक्त भार अभी भी रहेगा। उसके बदले में हमने उनको फ्री ट्रेड के लिए यहां पर 0% टैक्स भी दे दिया। तो ये तो फिर नुकसान होगा ना इस डील में, अगर इस तरह से हम समझे सिरोही जी। तो नहीं, आपका कहना ठीक है, और इसका जब और डिटेल में हम जाएंगे तभी इसका बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, यूएस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ज्यादातर कॉरपोरेट का वहां कब्जा है। 75% वहां की जमीन, वहां का जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बड़ा कॉरपोरेट है। सबसे ज्यादा सब्सिडी भी इस कॉरपोरेट को मिलती है, सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास हैं, और सबसे बड़ा लोन भी इनके पास है। सबसे ज्यादा उत्पादन यही लोग करते हैं और दुनिया में माल अपना बेचते हैं। अंदर खाने की बात यह है, जो वहां दबाव है इस कॉरपोरेट का ट्रंप प्रशासन पे और ट्रंप पे वहां जबरदस्त दबाव बना हुआ था, जिस दबाव को हटाने के लिए ये डील का जो हवाला है, और जो ट्रंप साहब ने कहा है या बाकी उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, वो जो जिस तरह से है उस दबाव को वो रिलीज करने के लिए ये वो बार बार बयान दे रहे हैं कि हमारा इतना एक्सपोर्ट होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो अभी सब हवा में है। जब तक डील का डिटेल नहीं आ जाता तब तक इस बात को कोई बहुत कहने का औचित्य इसका नहीं है। और ये पक्का है कि कोई भी सरकार, और हमारी सरकार भी, इसको कृषि के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि कृषि जो है यहाँ के लिए व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। और 50% से अधिक लोगों की जीविका को दाव पे कोई भी सरकार नहीं लगा सकती। कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, कांग्रेस सरकार थी, क्या ये खोल पाए? ठीक है, क्योंकि इस देश में जन आंदोलन है और इतने लोगों की जीविका है, इससे कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं करता हूं, और कभी भी हल्की बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए। इंतजार करना चाहिए, प्रधानमंत्री की बात पे यकीन करना चाहिए, और पीयूष गोयल ने जो बोला है उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। और जब अगर डिटेल आती है आपके पास, खाली अब यूएस कह रहा है, यूएस इसलिए कह रहा है कि उनके ऊपर बड़ा कॉर्पोरेट का दबाव है, एग्रीकल्चर सेक्टर का दबाव, ठीक है, तो वो उस दबाव को रोकने के लिए अपनी जो है ये बयान इस लेकिन सिरोही जी एक सवाल ये भी है कि भारत अपने किसानों को खासतौर से, मैं आऊंगा वीणा जी आपके पास, या रमाड़ी जी। सिरोही जी, यहां पर सवाल मेरा सिंपल ये है कि भारत के ऊपर पहले से ही अपने किसानों को वो जो सब्सिडी देते हैं खासतौर से गेहूं और चावल के लिए,
उस सब्सिडी को कम करने का और दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करने के रास्ते खोलने का बहुत दबाव था। अब से कुछ महीने पहले अमेरिका ने बाकायदा औपचारिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से जाकर भारत की शिकायत भी की थी कि भाई ये सब्सिडी दे रहे हैं और ये अनमैचिंग एक फील्ड दे रहे हैं भारतीय किसानों को। तो ये दबाव भी हमें अपनी तरफ से हटाना था, अपने प्रेशर इसको हटाना था। तो क्या सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है ताकि सब्सिडी भी जारी रहे और थोड़ा सा खोलना पड़ेगा वरना ये चला जाएगी ये सब्सिडी वाली चीजें दुनिया से। अबलाई जी मैंने आपको पहले बताया था कि 95 में हमने WTO पे साइन किए थे। हाँ। और पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं वो चाहते थे कि उनका जो हाईली सब्सिडाइज्ड माल है वो भारत में बेचने की उनको परमिशन मिले, मार्केट एक्सेस मिले। और 2004 में कैनकून में जब अरुण जेटली मीटिंग में गए, मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, उन्होंने कहा कि भारत के लिए कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है, हम नहीं खोल सकते। और आज WTO बिल्कुल डिफंग हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद हम FTA और बाकी माध्यमों से जो है आपस में व्यापार के लिए रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन कोई भी देश अपने जो उसके कोर सेक्टर हैं उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर किसी को कंपटीशन एग्रीकल्चर में चाहिए, हम लोग तो बहुत पहले जिनेवा में बोल के आए थे कि आप अपने देशों से जो सब्सिडी दे रहे हैं उस सब्सिडी को हटा दीजिए। हमारे यहाँ तो हमारे देश में नेगेटिव किसान को सब्सिडी मिल रही है, हमारे यहाँ पॉजिटिव सब्सिडी नहीं है, उनके यहाँ तो पॉजिटिव सब्सिडी है। तो अगर वो बिना सब्सिडी के वहां का किसान 10 मिनट नहीं रुक सकता है। हमारा तो 50% किसान है और नेगेटिव सब्सिडी पे वो अपना जीविका चला रहा है। लेकिन दुनिया का देश का किसान ऐसा नहीं है, कहीं 5% है, कहीं 2% है, कहीं 1% है, कहीं 3% है। इन विकसित देशों में ये हालत है। तो वो बिना सब्सिडी के 5 मिनट भी खेती में नहीं रुक सकते। चलिए, बहुत अच्छा। खेती जो है ना वो ऐसा व्यवसाय है कि वो बिना संरक्षण के नहीं चल सकता। केवल भारत में ऐसा है जो कम से कम संरक्षण में यहाँ का किसान अधिक उत्पादन ले रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आपने दिया सिरोही जी। अब मैं आता हूं डॉक्टर वाणी, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार जी शीतल प्रसाद जी के पास जाऊंगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन के बड़ा हैरान थी। शायद ये इतिहास नहीं जानते हैं। लगभग 2011-12 की बात होगी, राहुल गांधी ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाइना के साथ साइन करने का प्रयास किया था, जिसे मोदी जी ने विफल किया था। यह स्पष्ट और साफ करता है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश का समर्पित भी है देश के लिए और उन सारे कदम उठाने के लिए सक्षम भी है जो देश की उन्नति, प्रगति और हमें एक विकसित ये आपका दावा है, देश के रूप में देखेंगे। देख रहा है कि वो कितने मजबूर। ये मेरा दावा नहीं है, ये सुनिए, आरसेप का जो मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है ये सभी को पता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है आपके यशस्वी 54 साल के फेल्ड प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी इज अ फेल्ड प्रोडक्ट एंड ही ट्राइड टू डू दिस। ना, राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं डर गए हैं पीएम मोदी। दावा है, आप दावा करिए। ये आपकी परिभाषा है, दावा है, ये आपकी परिभाषा है, दावा है, ये आपके भ्रम और झूठ फैलाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है, देश को कमजोर करने का आपका षड्यंत्र है। ना ठीक है, मैं मुझे एक बार शीतल प्रसाद जी के पास जाने दीजिए। अगर साहस है मोदी जी में तो ट्रेड डील को संसद में पेश करें। कभी नहीं खड़े होते। ठीक है, मैं शीतल प्रसाद जी के पास आ रहा हूँ। अभय जी आऊंगा आपके पास। पटल में रखें। अच्छा अभय जी, आपसे करता हूं, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। शीतल प्रसाद जी के पास जाने दीजिए। शीतल प्रसाद जी, देखिए यहां पर सवाल मेरा यही है कि जब इतना उहापोह हो रहा है, इतनी स्थितियां खराब हो रही हैं, इतने आक्षेप लग रहे हैं, तो यह बोला जा सकता था कि कृषि सेक्टर को हमने नहीं खोला है, एक लाइन बोल देनी थी, हमने किसानों के हितों को संरक्षित रखा है। ये जो बातें हैं इससे स्पष्ट संदेश नहीं जा रहा। और मुझे नहीं लगता कि पीयूष गोयल या बीजेपी, तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो स्पष्ट 2 लाइन में स्पष्ट संदेश दे दे कि भाई चाहे डेयरी हो या किसान हो, हमने अपना सेक्टर नहीं खोला है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि खोला है वो कह रहे हैं और यहां ये नहीं कहा है कि हमने नहीं खोला है, बस हित संरक्षित रखे हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे इफ, परंतु, लेकिन, किंतु, इफ बट लग जाते हैं। तो ये क्या सरकार जानबूझकर मौका दे रही है या आपको लग रहा है कि सरकार अभी स्पेस ढूंढ रही है, सोच रही है कि अब किस तरह से हमें
पब्लिक को फेस करना है या किस तरह से अपने मैसेज को कन्वे करना है। और वही एक रीजन हो सकता है कि पीएम मोदी का होने वाला 5 बजे का जो अभिभाषण पर जो उनका भाषण था वो टल गया है। शायद दे आर टेकिंग मोर टाइम, इसीलिए लिंगर ऑन किया जा रहा है कि हम कहें कैसे कि उधर ट्रंप जी भी नाराज ना हो और इधर किसान भी हमारे ज्यादा उत्तेजित ना हो। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यूरोपीय यूनियन के लोगों से भी एक समझौता किया है। वो समझौता अमल में आने में 2027 बीत जाएगा, तब तक उसकी इंटीग्रिटीज तय होंगी। यानी अभी उसमें सिर्फ सिंपल बेसिक्स पर बात हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों के संबंधित लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सब चीजों को डिटेल किया। भारत ने भी खूब डिटेल किया, उसकी लाभ हानि पे खूब बात की गई, जबकि उसमें भी वो सब चीजें हैं। यूरोप भी हमारे यहाँ अपनी कारवार बेचना चाहता है, मशीनरी बेचना चाहता है। सब लोग अपना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, दुनिया का कायदा है ये। लेकिन इस मामले में सिर्फ उधर से अगर बातें आएंगी, इधर से गोलमोल जवाब रहेगा, स्पष्टीकरण नहीं होगा। उधर से जो बातें आ रही हैं आधिकारिक स्रोतों से आ रही हैं। उधर उनके अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वहां तो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी होते हैं, उनका व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, भारत में उनके राजदूत हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, जो ढेर सारी चीजें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज को कम से कम 4 अधिकारी उनके बयान दे चुके हैं, डिटेल कर चुके हैं। इसके बाद हमारे यहां से अगर गोलमोल रहेगा मामला तो शंकाएं बढ़ेंगी। ये जो व्यवहार है अभी हम, मतलब यूरोप के साथ अभी हमने जो डील की उसमें हमारा व्यवहार अलग है, इस मामले में हमारा व्यवहार अलग है। ये चीजें खतरे की ओर शंका करती हैं। इसलिए भी कि अभी हम करीब 2024 में हम कुल 2 बिलियन का इनसे कृषि उत्पाद खरीदते थे, जिसमें ये पिस्ता बादाम वगैरह है, कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं, बेरी वगैरह जो यहाँ नहीं होते, हमारे एलीट क्लास में जाते हैं लेकिन आते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स थे, सोयाबीन ऑयल और कुछ अन्य इस तरह के, जैसे वो वहाँ कपास के बीज का भी ऑयल बनता है, वो सब चीजें हमारे यहाँ आ रही थी। हमने, आपको याद ही होगा कि कुछ महीने हो गए, तो कुछ महीने पहले ही हमने कपास पे जो 11-12% की ड्यूटी थी, ये डील होने से पहले ही हमने अमेरिकन उत्पादों के लिए 0 कर दी थी। हम तो अपनी ओर से काफी रियायत देते जा रहे हैं। कपास के किसान को तो हमने खतरे में डाल ही दिया ना। जो वहां का सब्सिडाइज्ड कपास पैदा करने वाला है, जो जीएम प्रोडक्ट पैदा कर रहा है, वो अब खुली मार्केट में हमारे यहाँ लेके आएगा। मतलब उसके लिए रास्ता हमने खोल दिया, हमने 0 कर दिया उसको, 11-12% उसका कम कर दिया ना, जो भी कॉस्ट उसकी थी। अब इस समय ये सही है कि हमें उम्मीद है, थोड़ा बहुत पल्सेस भी उनकी आती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में हमारा उनके इन्हीं कृषि उत्पादों का जो खरीद है वो करीब 38-40% बढ़ गई है। तो हम ट्रेंड देख रहे हैं। अब इस सूरत में अगर वो एग्री एरिया में हमारे फिर खोल देते हैं तो मैं मानता हूं कि डेयरी नहीं खोल पाएंगे, मैं मानता हूं कि गेहूं चावल खरीदने के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोयाबीन वाले मामले में भी सरकार अपने को बचाने की कोशिश करेगी और यही आके यहां बताएगी। लेकिन वो जो पैकेज्ड प्रोडक्ट को खोल देंगे, एग्री प्रोडक्ट्स को, उसमें फ्रक्टोज वगैरह आ सकता है। फ्रक्टोज वो दुनिया का 71% पैदा करते हैं, और आप जानते हैं कि उनकी फ्रक्टोज की कॉस्ट, चूंकि वो उसी मक्का से ही कई प्रोडक्ट पैदा करते हैं, उसमें फ्रक्टोज भी शामिल है। हमारे गन्ने का जो उत्पादन है और चीनी के उत्पादन के एरिया में, जो स्वीटनर के लिए हम लोग बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं, इवन मिठाई बनाने वाले बहुत सारे देश के, वो सस्ता फ्रक्टोज खरीदेंगे। और उनकी बेचने वाली आर्म अमेजन वगैरह आपके मार्केट में पूरी तरह से कब्जा कर ही चुकी है। घर घर में, मैं गांव में रहता हूं, मेरे यहाँ सप्लाई अमेजन से आती है। तो ये उनके लिए अपनी चीजों को पहुंचाने, एक तो उनकी सामर्थ्य बहुत है, हमें जरा सी भी हमने उंगली दी तो हमें अपने को बचा पाना असंभव होगा। ठीक है, ये चीजें हैं वहां से। तो शीतल जी, चलिए मैं ये सवाल सीधे पूछने की हिम्मत जुटा लेता हूं आपसे। तो कांग्रेस कह रही है कि इतने दिनों तक नाना करते, जब हमने ईयू से इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली थी, जो अमेरिका से भी बड़ी ट्रेड डील कही जा रही है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते थे। तब हमने, जब सब चीजें हमारे पक्ष में आती दिख रही थी, अमेरिका एक तरफ छूटता दिख रहा था, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सबसे उसके रिश्ते बिगड़ रहे थे, उस वक्त जाकर के हमने घुटने क्यों टेक दिए? क्या जो कांग्रेस कह रही है कि कोई बात है, डर गए हैं, कुछ अंदर खाने कोई बात है, इसलिए सब हो रहा है, क्या इन आशंकाओं को बल मिलता है? क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब अमेरिका सबसे कमजोर समय पर है अपने, उस वक्त जाकर हम डील कर रहे हैं। जब वो सबसे मजबूत स्थिति में हम पर दबाव बना रहा था, उस वक्त हम खड़े रहे, तने रहे, और अब हमने डील कर ली। क्यों?
देखिए, मैं अपनी सरकार पे अविश्वास नहीं प्रस्तुत करना चाहता। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। वो उनको शंका करने का हक है। किसी को भी विपक्ष में, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो शंकाएं करती थी कांग्रेस के फैसलों पर। इस समय कांग्रेस अगर शंका कर रही है तो मैं उनके अधिकार के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं अपनी बॉल उनकी कोर्ट में नहीं डालना चाहूंगा। मैं तो जो मेरे पास फैक्ट्स हैं उन पे मैं उन सरकार से निश्चित तौर पर एक नागरिक की ओर से जो सवाल किए जाने चाहिए, और हमारी, चूंकि एक हमारे किसान नेता ने बिल्कुल सही बताया कि एग्रीकल्चर हमारी, मतलब हम इसके बिना है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही हमारा एग्रीकल्चर। यही एक सेक्टर है जिसमें हम हर साल इंडस्ट्री में, हमारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा वो घट गया है पहले से, और चीजों में हम कम, मेक इन इंडिया हमारा चला नहीं, लेकिन यही एग्रीकल्चर है जो हमारी पीठ रोके हुए है। हर साल 3.5-4% कठिनाइयों में भी ग्रोथ दे रहा है। तो इसकी हत्या तो हमारी हत्या हो जाएगी। ठीक है, मैं अभय नारायण जी आपके पास आता हूं, और कांग्रेस से रिलेटेड, या मैं किसानों से कांग्रेस को अगर जोड़कर देखता हूं, क्योंकि इस देश में अभी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिसे कांग्रेस लीड कर रही है। हिमाचल का एक छोटा सा एग्जांपल मैं सेट करता हूं। हिमाचल का आरोप है कि इस बजट में उसे जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी करीब 10,000 करोड़ रुपए सालाना, वो रोक दी गई। वो उस सदमे से उभरे भी नहीं थे, वो चिल्ला रहे थे, आंदोलन की बात कर रहे थे। और उधर अब जब ये इस डील से जस्ट पहले कहा गया कि अमेरिका से या विदेशों से आने वाले एप्पल्स पर से हमने ड्यूटी कम कर ली है, तो उससे हिमाचल के किसानों को, बागवानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बागवानों और किसानों का अगर रेवेन्यू कम होगा तो की कमाई कम होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये ले दे करके एक राज्य पर या एक छोटे से किसान पर इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो एक तरफ राज्य सरकारें कह रही हैं कि चाहे आप हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हो वो कम कर रहे हैं, आपने मनरेगा को बदलकर जी राम जी कर दिया, पर 40% का वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल दिया, आप लगातार जीएसटी का कलेक्शन जो आता है उसका शेयर राज्यों को कम दे रहे हैं, और फिर आप वो व्यवस्था भी बना दे रहे हैं जिससे राज्य की जो कमाई होती है उस पर भी विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट आकर के उसमें भी हिस्सेदारी कर लें। तो ये आने वाले दिनों में संघीय ढांचे के लिए भी मुश्किल होगी क्या? चलिए, ये सवाल जल्दी से मैं लेकर के नरेश जी आपके पास आ जाता हूं। नरेश जी, मुझे बताइए, जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर हैं, जैसे हिमाचल में बागवान हो गए, जम्मू कश्मीर में हो गए, अगर हम बात करें केरल में तो वहां पर मसाले हो गए, जी हाँ, अगर साउथ में मसाले हो गए, तो क्या ये लोग भी बहुत, मतलब ये एक छोटे से छोटे घर तक को इंपैक्ट कर सकता है अगर ऐसा हो जाता है? तो जिस तरह से बता रहे हैं शीतल प्रसाद जी कि ये किसानों के साथ अगर छोटा भी हमने दरवाजा खोल दिया तो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करेगा किसानों को। देखिए, जो खासकर जो ये हमारी पूरी हिमालयन बेल्ट है ना, तो उसमें जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, इधर फिर नॉर्थ ईस्ट तक अगर हम चले जाएं तो ये बागवानी क्षेत्र है जी। तो बागवानी के जो प्रोडक्शन है उसमें भी हम लगभग 36 करोड़ टन का पैदावार हम इस समय बागवानी की कर रहे हैं। फल सब्जी जो है 36 करोड़ टन का हमारे पास प्रोडक्शन है। अभी उसमें जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या उसमें उसका वो लगभग 10% है। कुल उत्पादन का हम 10% ही जो है प्रोसेस कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो अगर उसमें अगर हमने छेड़ा उसको तो वो उसमें काफी जो बागवान हैं हमारे उनको नुकसान होने की संभावना है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार उसमें करेगी। ड्राई फ्रूट में जरूर हमारा अभी जितनी डिमांड है उससे कम हम पैदा कर रहे हैं, उसमें बढ़ाने की जरूरत है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में दलहन पे, तिलहन पे और ड्राई फ्रूट या जो हाई वैल्यू प्रोडक्शन है हमारा, उस पर हमें फोकस करना है। इस बजट में भी सीतारमन जी ने उस पर बात की है कि हाई वैल्यू जो हमारी प्रोडक्ट हैं उनको हमें उत्पादन उनका बढ़ाना है। गेहूं और धान तो हम बहुत ज्यादा बहुतायत में पैदा करते हैं, शुगर भी हमारे पास बहुत है, कोई उसमें कमजोरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मार हमारी तिलहन में है और दलहन में है जी। और जो खासकर जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर भी हम बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, तो सरकार पे इस पे जोर है। तो सरकार की कोशिश होगी कि इस सेक्टरों को कैसे हम, अगर जब विकसित भारत की बात करेंगे तो ये हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, मैं जल्दी से डॉक्टर वाणी आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर वाणी, मुझे ये बताइए कि एक सिंपल गणित है कि भाई 50% टैरिफ लगे थे क्योंकि हम रशिया से डील कर रहे थे। अगर हमने रशिया से डील का इरादा छोड़ दिया, जो हमको दिख रहा है, बताया शीतल प्रसाद जी ने कि एक साल में हमने करीब 35-36% उनसे ट्रेड कम कर लिया है ऑयल को लेकर के, तो जब हम वो काम बंद कर रहे हैं तो हमें वापस उसी जगह पर भेजना चाहिए ना जहां से हमने शुरू किया था। तब लग रहा था 2%, 4%, अब लग रहा है 18%। तो हम तो दोनों तरफ से गए, हमने रशिया से भी हाथ धो लिया और यहां पर जो 2-3% था उसको बढ़ा करके 18% पर ले आए और हम खुश हो रहे हैं। फिर हमें जश्न मनाना चाहिए क्या? मिश्रा जी, मुझे लगता है हम फिर स्पेकुलेशन पे बात कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से हमें सरकार से जो कोई दिशा निर्देश इस पर नहीं मिली है, और पीयूष गोयल जी जो हमारे यशस्वी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट दो चीजें कही। एक, एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी मार्केट, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। दूसरा, उन्होंने रशिया से ऑयल सप्लाई को बंद करने की भी टिप्पणी नहीं की। क्या हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयानों और दिशाओं के शिकार होने में हम मजबूर हो रहे हैं? मुझे लगता है हमें विश्वास रखते हुए हमारे यशस्वी नेतृत्व का मैं स्पेकुलेशन पे मैंने सवाल ही नहीं लिया डॉक्टर वाणी। हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस नेतृत्व ने हमें यहां तक इस भारत को दिशा दी, मेरी बात सुनिए डॉक्टर वाणी, मैंने स्पेकुलेशन पर ये सवाल ही नहीं लिया। मैंने आपसे लिया एक साल में, एक मिनट सुनिए, आप मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए। मैं आपको वो तथ्य दे रहा हूं जो कि प्रूवन है, जो जमीन पर है, सामने है। एक साल में हमने रशिया से ऑयल करीब 35% से ज्यादा खरीदना कम कर दिया, ये प्रूवन है। आगे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, एक साल का डेटा है। दूसरा, यह डेटा भी है कि हमने हमारे ऊपर 50% जब टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने नाराज होकर के, क्योंकि हम रशिया से डील कर रहे थे, उससे पहले हमारे टैक्सेस 18% नहीं थे। उससे पहले हमारे टैक्सेस 2%, 8%, 7%, 9% थे। अब वो 18% हैं। तो नुकसान में तो हम अभी भी हैं। हमको यहां पर 2% या 3% नहीं मिला, वो 18% हम दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि 18% टैक्स हो गया है 50 से घट के। तो आप बताइए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं और इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है, और अगर मैं काम बंद कर दूं तो मुझे आधी सजा मिलेगी, ये तो इंसाफ नहीं है ना। ये तो फिर हमको लगेगा, सोचना पड़ेगा कि डील कैसे हो रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं, ये तो मैं पुरानी चीजों पर बात कर रहा हूं। 50% से पहले हमारा जो टैरिफ था वो क्यों नहीं लौटा, और हमने रशिया से अगर ऑयल परचेसिंग इतनी कम कर दी है तो आने वाले वक्त में भी हम कम कर रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, हम जिस भी कमोडिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भी कमोडिटीज हमने विगत आधे घंटे में चर्चा की है, ये सारी कंज्यूमर बेस्ड कमोडिटीज है, और इनके ऊपर ट्रेड का जो भी हमारा मैनिफेस्टो होता है, जो हमारी पॉलिसी होती है, वो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज और हमारे ट्रेड सिनारियो के ऊपर आधारित है। ये सारी कंज्यूमर बेस्ड ट्रेड पॉलिसीज होंगी। इसलिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो तय करेगी, वो हमें स्पष्ट पता चलेगा। एज ऑफ नाउ मैं ये बहुत स्पष्ट और साफ कर देती हूं कि भारत का नेतृत्व जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, सक्षम तरीके से और उसकी कूटनीतिक तरीके से, जिससे कि भारत यशस्वी और विजयी हो। चलिए, इंटेंशन पर हम सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे बीजेपी के फिलहाल, क्योंकि यहां पर अच्छी बात यह रही कि अभी तक हमारे हितों को संरक्षित रखा था इसी मोदी सरकार ने। अब अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो वो वक्त आएगा जब चीजें स्पष्ट होंगी, इसलिए इंटेंशन पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हां, सर्कमस्टेंसेस जरूर ऐसी बन रही हैं जिसमें इधर हमारी चुप्पी और उधर से लगातार ये बयान देना, ये सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। कई बार सियासत में और इस अमेरिका से हमारी जो टसल रही है, उसको मोदी सरकार ने बहुत खामोशी से चुप रह करके हैंडल किया है। इसलिए हम आपकी नीति पर या आपकी नीयत पर जरूर शक नहीं कर सकते, इतना आधार हमें मोदी सरकार ने दिया है। पर हां, अगर बहुत दिनों तक चुप्पी रहेगी और सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर ये आप अपनी तरफ से सरकार हमारी कोशिश कर रही है कि आप आशंकाओं के बादल को घुमड़ने दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे वहां से तुरंत ऑफिशियल स्टेटमेंट आए कि हम ये करने जा रहे हैं, यहां से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए कि हम ये करेंगे और ये चीजें नहीं होने देंगे। ये अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो और बेहतर स्थिति होगी। फिलहाल बहुत शुभकामनाएं देते हैं देश को, जिस तरह से बताया जा रहा है। अगर उस तरह की ट्रेड डील है, दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर देश अगर कोई है तो वो हमारा अमेरिका है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील भारत ने किसी के साथ साइन की थी तो यूरोपियन यूनियन थी। दो बहुत महत्वपूर्ण
मुकाम हमने हासिल किए हैं, बशर्ते कि आने वाले दिनों में हमारे प्रत्येक नागरिक के आर्थिक हित जो है वो संरक्षित रह पाए। बहुत शुक्रिया मैं करूंगा डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपका, नरेश सिरोही जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया करूंगा आपको, शीतल प्रसाद जी का भी बहुत शुक्रिया, अभय नारायण राय साहब आप भी तकनीकी दिक्कतों से हमसे बीच बीच में जुड़ नहीं पाए लेकिन आपने पूरा वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया, और टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े थे शुरू में, उनका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।